बघेलखंड की 51 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर पिछली बार किया था और आपको बता दें ये इन दोनों रीजन्स को अगर आप बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को मिला दें तो लोकसभा की 8 और विधानसभा की 51 सीटें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। बुंदेलखंड मतलब सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो की अपनी अपनी आइडेंटिटी है और शहडोल, सतना, रीवा और सीधी इनको भी हम इसी रीजन में लेकर के बात करेंगे। जो नेता, जो दल 51 सीटों वाले इस रीजन को जीतेंगे, निश्चित तौर पर उस पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में एज मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा स्पीकर गिरीश गौतम इसी क्षेत्र से आते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, वो यहां से हैं, उनका इलाका यही है। कांग्रेस के अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल ये बघेलखंड के नेता हैं। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीडी शर्मा, वो खजुराहो से जीत करके आते हैं। तो यहां पर भी बड़े सीनियर लीडर्स दोनों ही पार्टियों के पास हैं। डेटा आपकी स्क्रीन पर 51 सीटें बघेलखंड और बुंदेलखंड की। ये देखिए यहां भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई हमें दिखाई देती है, यानी इन 51 में से 31 बीजेपी जीत सकती है और ये पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के लिए नुकसान है। 4 सीटों का नुकसान है यहां पर। बीजेपी ने 2018 में इन 51 सीटों में और बेहतर किया था। 4 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है 2018 की तुलना में बघेलखंड बुंदेलखंड में। कांग्रेस पार्टी को सीधे 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 पर कांग्रेस पार्टी की टैली इस रीजन में जाकर रुक सकती है, अन्य को 1, ये भी 1 का नुकसान है। पहले 2 थे, इस बार 1 हो सकते हैं। तो बड़ा साफ है बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुनाफे वाला क्षेत्र रहा है, पहले भी आज भी है, लेकिन बीजेपी यहां अपना एज जो है वो 2018 की तुलना में लूज करती दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर थोड़ी पिछड़ रही है 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी वो काफी आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से। 31 भाजपा, 19 कांग्रेस, 1 अन्य और बघेलखंड की कुल 51 सीटों का सर्वे ये था। अब जरा टॉप टैली पर नजर डालिए। 125 सीटें, 230 में से 125 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की, उसका सर्वे हमने आपके सामने रखा है। 68 पर भारतीय जनता पार्टी, 54 पर कांग्रेस पार्टी। तो यहां गैप जो है बीजेपी जो है थोड़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, गैप को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। 2018 का ओवरऑल जो चुनाव का नतीजा आया था उसको आप जरा याद कीजिएगा। 109 और 114, 109 भाजपा था, 114 कांग्रेस पार्टी था। अभी 68 पर आपको दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और 54 पर कांग्रेस पार्टी, वो खड़ी हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे, लेकिन 2018 की तुलना में नुकसान। हर्षवर्धन जी। नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पिछड़ रही है तो इसका मतलब जो अंतर विरोध पार्टी के थे वो अभी उसको सुलझा नहीं पाई है। जब भावेश जी गए होंगे, अब जैसे आपको ध्यान में होगा कि सीधी की जो सांसद हैं उनको विधायक का चुनाव दे दिया गया है, जिनको हटाया गया है वो ताल ठोंक रहे हैं कि हम तो मैदान में आने वाले हैं। उनका वो ऑडियो भी एक वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा कि हम तय कर लेंगे, हमारे समर्थक सब कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, अगर आप ध्यान से देखें, ये भी पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। इसका एक इलाका सिंगरौली यानी ऊर्जा धानी, उस तरह से भी देख सकते हैं। सतना पन्ना वाला इलाका है। खजुराहो आप सब जानते हैं, वो तो भारत का प्रसिद्ध स्थान है। ओवरऑल अगर कहें तो इस इलाके की कनेक्टिविटी, इस इलाके की जो कल्चरल डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ के वोटिंग पैटर्न और पूरे प्रदेश के वोटिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ा अंतर है कि ये पन्ना, रीवा महाराजाओं वाले राज भी हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्वालियर चंबल है, यहाँ के भी राजाओं का एक प्रभाव रहा है। अब वो प्रभाव उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर, उसके अलावा जो कनेक्टिविटी, ये यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अब पन्ना की हीरा खदान उतना बहुत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो टाइगर सफारी है और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये बहुत असर डालती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका टेस्ट भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमा है यहाँ, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। काम का भी टेस्ट है बीजेपी के लिए और आपने कहा पार्टी के अंतर विरोधों का भी। निश्चित तौर पर राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इसमें बात यह है कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का। बिल्कुल, बहुत अच्छा संगठन है वहां पे बीजेपी का, और ज्यादातर पिछले चुनावों को भी देखेंगे तो अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी। लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर और इस रीजन में आते हैं। वो ये है कि एक तो बीएसपी ने अपना बहुत प्रभाव बढ़ाया है इस रीजन में। 2 सीटें बीएसपी ने पिछले चुनावों में जीती, 4 सीटों पे वो दूसरे नंबर पर रही थी, 11 सीटों में तीसरे नंबर पर रही थी। उसके साथ साथ गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी है उसके साथ उसका जो है इस वक्त गठबंधन है, और 8 सीटों पर इस पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। ये देखना पड़ेगा कि इस रीजन में इस बार क्या होता है, क्योंकि अगर ये प्रभाव, जैसा मैंने कहा कि बीएसपी इस रीजन में प्रभाव अपना काफी बढ़ा चुकी है, अगर वो फैक्टर रहता है तो बीजेपी को दिक्कतें होंगी।
बीजेपी को दिक्कत होगी। बसपा अच्छा करेगी तो बीजेपी को दिक्कत होगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मेरे पास इंटरेस्टिंगली बसपा का तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा हम नहीं बना रहे, ये अखिलेश यादव ने बनाया। यहां पर एक सीट है बिजावर की सीट। समाजवादी पार्टी ने इसी बघेलखंड की बिजावर की ये सीट निकाली थी 2018 में। जाहिर है कि अखिलेश यादव चाहते थे ये कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो जाए, और ये सीट भी वो चाहते थे, और कुछ एक सीट पर वो नंबर 2 थे, वो चाहते थे वो सीट भी हमको मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लगातार टाला, और अंत में वहां सपा का और कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग नहीं की समाजवादी पार्टी के साथ। अब अखिलेश यादव इससे बहुत नाराज हैं। वो नाराज इस हद तक हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको एक रात बैठाकर हमारा समय खराब किया कांग्रेस पार्टी ने, और अगर यही हाल है तो फिर 2024 के लोकसभा का जो अलायंस हो रहा है उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। हमें पता होता तो हम इंडिया अलायंस की बैठक में भी नहीं जाते। सुनिए अखिलेश यादव कितने नाराज हैं। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ शोले भड़कने शुरू हो चुके हैं, देखिए इंडिया अलायंस के, वो आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कह दिया, अच्छा मध्य प्रदेश में आपकी बारी, आप कर लीजिए, यूपी आप भी आएंगे तब हम आपको बताएंगे। एक रिएक्शन हर्षवर्धन जी का। फिर ये छोटी पार्टियां जब लड़ती हैं ऐसे राज्यों में जहां बड़े प्लेयर हो, तो उसका क्या असर होता है, प्रोफेसर साहब समझेंगे। एक तो ये कि चुनाव ये जीत नहीं पाएंगे, ये तय है, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं जहां अगर समाजवादी पार्टी ने ठीक से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न लगा दिया और कम अंतर की हार जीत हो गई। जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था ना कि 109 114 रह गए, कई सीटें 2000 मतों से कम अंतर से हार जीत हुई थी। वो वाली स्थिति बनी तो वो गठजोड़ के लिए बड़ा नुकसान करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अखिलेश यादव इस तरह की बात करते हैं, तो अभी ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो हर कोई आज अपने ड्राइंग रूम में बैठेगा, अपने नेताओं के साथ बैठेगा और वो कहेगा कि भैया ये बताओ, हमारा वाला जब मजबूत टाइम आ गया तब कांग्रेस कहेगी कि हमको दे दो, तब तो गठजोड़ चाहिए। जब कांग्रेस का मजबूत समय है तो वो किसी को कुछ देने वाले नहीं है। ओवरऑल मैं कहूं तो ये गठजोड़ के लिए खतरनाक संकेत हैं, और सेंटिमेंट गड़बड़ हुआ तो मध्य प्रदेश में उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। जी संजय जी, छोटी पार्टियां जो होती हैं ये अपना जो भी वोट निकालती हैं, जैसे बात की हर्षवर्धन जी ने, हार जीत के अंतर से अगर आप ज्यादा वोट ले पा रहे हैं तो आप हार जीत तय कर रहे हैं एक लिहाज से। लेकिन अलायंस से सीधे इनकार कर देना, और सपा का वहां पर कुछ तो बेस है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए लिहाज से इसको आप कैसे देखते हैं रणनीति के तौर पर? देखिए, इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, या कहें कि कभी जिक्र होता है कभी नहीं होता है, कि इंडिया गठबंधन किस चुनाव के लिए बन रहा है। कभी कंफ्यूजन ये होता है कि नहीं, ये सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए है, विधानसभा में इसका कोई मतलब नहीं है, या यूं कहें कि विधानसभा में यह गठबंधन नहीं है। तो अगर आप इस तरह के स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आम वोटर कंफ्यूज होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप विधानसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, अगले महीने हो रहे हैं, आप सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन उसके 4 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो सब आप कॉर्डियल रिलेशन सबके साथ हो जाएंगे, सब मिलजुल के बैठ जाएंगे और एक तरह से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। भारी नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है परसेप्शन,
क्योंकि चुनाव में आजकल परसेप्शन का बहुत महत्व है। मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन पे चुनाव लड़ा जाता है। परसेप्शन ये बन रहा है इंडिया गठबंधन कुछ भी कर ले, ये आपस में लड़ते रहेंगे, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, और सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो इनका नुकसान होगा। जी। कितने भी मंच पे एक साथ आ जाए, फोटो खिंचवा लें, लेकिन इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये जो कुछ भी हमें पिछले 1-2 दिन में देखने को मिला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, वो इस बात की पुष्टि करता है। जी ठीक, बड़ी बात कही संजय जी ने। कुछ सवाल और पूछे जो हमने, वो भी आपको बता दें। जैसे हर इलेक्शन में आप देखते हैं कि पार्टियां ये निर्णय करती हैं कि हमने कितने सिटिंग एमएलए को दोबारा टिकट देना है, कितने एमएलए का टिकट हमको काटना है। तो एमएलए के काम से कितनी संतुष्ट या नाराज है जनता, ये बड़ा मैटर करता है। तो सीधे एमएलए के काम पर सवाल था। 37% लोगों ने हमें जवाब दिया कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं अपने विधायक से। थोड़ा संतुष्ट हैं, ये 15% लोगों ने कहा। थोड़े असंतुष्ट हैं, ये 15% लोगों ने कहा। पूरे असंतुष्ट हैं, ये 32% लोगों ने कहा। बिल्कुल बराबरी वाला मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संतुष्ट हैं वाला आंकड़ा जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ये बिरले राज्यों में से होगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम अपने एमएलए के काम से खुश हैं। ठीक है, आप देखेंगे लगभग 17-18 साल से जो इनकी सरकार है, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो एमएलएज होते हैं वो लगभग 25 से 30% चुनाव ही वो हार 25-30% एमएलए ही चुनाव वहाँ हारते हैं। दूसरे राज्यों में जहाँ जाए, जहाँ पे प्रो गवर्नमेंट यदि जो रहती है, उनके लगभग 50 से 60% का आंकड़ा होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसीलिए शायद एक फैक्टर है कि बार बार चुनाव गवर्नमेंट रिपीट हो रही। उससे पहले में ही आपने जो अभी जो छोटी छोटी पार्टियों पे कहा, उस पर मैं एक अपना कमेंट को देखिए। मध्य प्रदेश को आप इस बार अभी तक 3 रीजन हमने दिखाया, उसको ठीक से एनालाइज कीजिए तो पाएंगे मध्य प्रदेश वैसे भी बाईपोलर स्टेट है, लेकिन इस बार और एक्सट्रीमली बाईपोलर होने जा रहा है। इसमें जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उनके वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ रीजन में फायदा हो रहा है, वो एक फैक्टर है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने लिए एक और कॉम्पिटिटर खड़ा करेगी इन लोगों को तवज्जो देके कि उनको सीट दे दे और फिर वो आगे जाके बार्गेन के उनके लिए एक मुसीबत खड़ा करे। मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा समाजवादी पार्टी हो, बसपा, जितनी ज़्यादा वहाँ पे डिक्लाइन होगी, कांग्रेस को वहाँ पे फायदा है। और ये जो बघेलखंड रीजन हमने दिखाया, शायद इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म की थी, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तब भी बीजेपी की सीटें घट रही है। शायद वो एक बड़ी फैक्टर है कि जो छोटी पार्टियों का जो वोट लगातार डिक्लाइन हो रहा है और वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें आप यहाँ देखें कि लगातार बढ़ रही है।